अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अल्लाह नवाज़ ख़ान है। आज हम सेकंड ईयर सेकंड टाइम का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश का जो पेपर है ये दो पोर्शन इसके हैं। पहला जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और दूसरा जो है ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है और जो 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स को। पहले 10 सिनोनिम्स हैं, उसके बाद 5 जो ऑब्जेक्टिव हैं ये प्रेपोजिशन की हैं, उसके बाद 5 जो ऑब्जेक्टिव हैं ये करेक्शन की हैं। सिनोनिम्स के हवाले से जो पहली ऑब्जेक्टिव है उसमें अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है ये बेल्ट्स किया गया है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, बेल्ट्स को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में ये पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इन ऑप्शन में जून्स जो है, जून्स एक वर्ड आया हुआ है सी फॉर चार्ली ऑप्शन के अंदर, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेल्ट से मुराद अहाता है या इलाका है और एनुअल पेपर में मोस्टली इस हवाले से स्ट्रिप्स भी, इसका सिनोनिम स्ट्रिप्स भी आता रहता है। जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जून्स जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है इनमें इसके अंदर अंडरलाइन वर्ड किया गया है स्ट्रीम ऑफ लाइफ को, स्ट्रीम को अंडरलाइन किया गया है और इसका सिनोनिम पूछा गया है। स्ट्रीम का करेक्ट सिनोनिम होगा इन ऑप्शंस के अंदर करंट। फ्लो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इन ऑप्शंस में इसका करेक्ट सिनोनिम है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो करंट है, सी। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेचेस ऑफ टाइम आर वेरी ग्रेट, स्ट्रेचेस को अंडरलाइन किया गया है और इसका सिनोनिम पूछा गया है। स्ट्रेचेस का इन ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक्सपेंस होगा, ए ऑप्शन। स्ट्रेचेस के मीनिंग होते हैं फैलाव और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एक्सपेंस ठहरा हुआ है। एक्सपेंस के मीनिंग भी होते हैं फैलाव, फैलना किसी चीज़ का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इन द पास्ट सिटी स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ गार्बेज, गार्बेज का जो वर्ड है इसे अंडरलाइन किया गया है। इसका सिनोनिम आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा लीटर। गार्बेज कूड़ा क्रिकेट को कहते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अंडरलाइन वर्ड किया गया बैटल, बैटल कहते हैं लड़ाई को और इसका इन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्ट्रगल, लड़ाई, जिद्दोजहद। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी कहते हैं किफ़ायतशुआर को, थ्रिफ्टी को अंडरलाइन किया गया और इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रूगल। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है पीपल आर नाउ विलिंग, विलिंग को अंडरलाइन किया गया इसमें, इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है और इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट सिनोनिम है वो है रेडी, तैयार, रजामंद। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है सिनोनिम के हवाले से मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, मेक गुड को ये फ्रेज है, मेक गुड को अंडरलाइन किया गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डू वेल, अच्छे तरीके से कोई काम करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट, अपरूट के मीनिंग होते हैं जड़ से उखाड़ के फेंक देना या ख़त्म करना और इसी को अंडरलाइन किया गया है सिनोनिम के हवाले से और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इरेडिकेट। सिनोनिम में जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है द बॉय मस्ट मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज दैट समदर्स द फिजट्स, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है सिनोनिम की और इसमें फिजट्स जो है उसको अंडरलाइन किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है सिनोनिम के हवाले से और इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं ये प्रेपोजिशन के लिहाज से हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, इसमें नंबर 1 जो है ही वाज एब्जॉर्ब डैश स्टडीज़, एब्जॉर्ब इन, यहाँ पे एब्जॉर्ब के साथ एब्जॉर्ब वर्ब है और इसके साथ यहाँ पे इन बतौर प्रेपोजिशन यूज़ होगा और इसके मीनिंग होते हैं महव होना, एब्जॉर्ब इन स्टडीज़। अटैच दी सर्टिफिकेट, ये दूसरी ऑब्जेक्टिव है प्रेपोजिशन के लिहाज से। अटैच दी सर्टिफिकेट्स डैश दिस एप्लीकेशन, अटैच टू, अटैच के साथ प्रेपोजिशन टू यूज़ होता है। नंबर 3 अली अपॉइंटेड सिद्रा, अपॉइंट वर्ब है और इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ होना है टू। अली अपॉइंटेड सिद्रा टू दिस पोस्ट, अपॉइंट टू। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकरम इज़ ब्लाइंड डैश वन आई,
ब्लाइंड के साथ दो प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं। अगर एक आंख से अंधा है तो उसके साथ इन यूज़ होगा, और अगर वो किसी चीज़ से अनअवेयर है, बेखबर है, तो ब्लाइंड के साथ टू यूज़ होता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश स्ट्रा, कैचेस एट स्ट्रा, इसके साथ प्रेपोजिशन एट यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जेक्टिव है ये करेक्शन के लिहाज से हैं। करेक्शन की यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव दी गई हैं। नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट है, आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स जो है यहाँ पे करेक्शन के रूल्स के मुताबिक 10 माइल्स को बतौर यूनिट लिया गया है, और अगर कहीं पे 10 माइल्स को अगर बतौर यूनिट के लिया गया हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के मुताबिक यूज़ होता है। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है करेक्शन की, द कैटल इज़ ईटिंग ग्रास, द कैटल इज़ ईटिंग ग्रास नहीं होगा, द कैटल के साथ जो है जो वर्ब है वो एज ए प्लूरल, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है प्लूरल के मुताबिक यूज़ होती है, तो यहाँ पे इज़ यूज़ नहीं होगा, आर यूज़ होगा। द कैटल आर ईटिंग ग्रास, सी चार्ली, इसका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है, अ मैन शुड डू वंस ड्यूटी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी। करेक्शन का रूल है कि जो प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अ मैन आया हुआ है, उसके मुताबिक अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी। अगर अ वुमेन होता, अ वुमेन शुड डू हर ड्यूटी। जो प्रोनाउन है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मैस्कुलिन है तो उसके साथ जो प्रॉपर नाउन यूज़ होगा वो भी मैस्कुलिन के मुताबिक यूज़ होगा। अगर फेमिनिन है तो उसके साथ जो प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन है, वो यूज़ होगा फेमिनिन के मुताबिक। असलम एंड आई आर थीव्स, करेक्शन का एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई गुड क्वालिटी बयान की जा रही हो, अगर किसी सेंटेंस में गुड क्वालिटी बयान की जा रही हो तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, और अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई बैड क्वालिटी बयान की जा रही है तो उस सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो पहले लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट है असलम एंड आई आर थीव्स, इसका करेक्ट होगा आई एंड असलम आर थीव्स। अगर ये ऑब्जेक्टिव ऐसे होती असलम एंड आई आर फ्रेंड्स, तब ये ठीक था, जो वो अपना फर्स्ट पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का, अगर गुड क्वालिटी होगी तो ये लास्ट में लिखा जाता है, अगर किसी सेंटेंस में उसकी बैड क्वालिटी बयान की जा रही है तो ये पहले लिखा जाता है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आई एंड असलम आर थीव्स। नंबर 5, दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास, दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास, इसका हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दोज हु वर्क हार्ड कामा विल पास। इसके बाद सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन था। सब्जेक्टिव वाला पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यह पूछा गया है कि कैसे हो सकता है कि कोई सितारा गर्दिश करते हुए, हरकत करते हुए क्या किसी दूसरे सितारे के करीब पहुंच सकता है। यह लेसन नंबर 1 से लिया गया है। उसमें बताया गया है, इसके आंसर में यूँ लिखना होगा कि जो स्टार्स हैं ये इतना ज़्यादा फासले के ऊपर पाए जाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सितारा हरकत करता हुआ, गर्दिश करता हुआ किसी दूसरे सितारे के करीब पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, स्टार्स के ऊपर ज़िंदगी क्यों नहीं है। इसके आंसर पे लिखना होगा कि स्टार्स के ऊपर जो है वो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह, सबसे पहली वजह जो है वहाँ पे हीट है, हरारत बहुत ज़्यादा है। सन इज़ आल्सो स्टार। अब सूरज के ऊपर भी जो ज़िंदगी है ये पॉसिबल नहीं है। उसकी पहली कंडीशन, उसकी पहली रीज़न या वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे इस किस्म के हालात नहीं है कि ज़िंदगी पॉसिबल हो। और पहले नंबर पे वहाँ पे हरारत, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ कैसे हुआ था। ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है उसका आंसर लिखना है कि छोटे छोटे जानदार से इसका आगाज़ हुआ था, और उसके बाद वो जो छोटे छोटे जानदार थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो चेंज हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस
इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, कि बीमारियों के हवाले से जो साइंटिफिक मेथड है उसने कैसे हमारी हेल्प की है। साइंटिफिक मेथड को ही इस्तेमाल करके तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढा गया है। इसके आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर ओल्ड फियर्स। ओल्ड फियर्स, पुराने जो खौफ या खदशात या ख्यालात थे उनको कवर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए साइंटिफिक मेथड ने कैसे हमारी मदद की है। साइंटिफिक मेथड जो है ये हमें बताता है कि जितने भी दुनिया के अंदर जिस किस्म के जितने भी ऐसे मामलात या इश्यूज़ होते हैं, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे इंसानों को जितने मसाइल होते हैं उसकी ख़ास कोई रीज़न होती है, कोई वजह होती है, कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, कोई जरासीम ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको जो है ना वो असरात दिखाई दे रहे होते हैं। और पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि शायद ये कोई रूह का या कोई आत्माओं का इसके ऊपर साया है, आसेब का साया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंटिफिक मेथड ने प्रूव किया है कि कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो असरात दिखाई दे रहे होते हैं। पहले लोग ये समझते थे, अब साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके वो जो बीमारियां हैं उनकी मेडिसिन ढूंढ ली गई है और अब वो जो पेशेंट हैं वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। आजकल हमारे देहात के अंदर जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो कैसी हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, इसके बारे में लिखना है कि आजकल देहात के अंदर अभी तक जो गार्बेज है, कूड़ा क्रिकेट है, या गलियों के अंदर फेंका जाता है और निकासी आब का निज़ाम ठीक नहीं है और इसको बेहतर करके बीमारियों के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। कि कैसे कोई एम्बिशन जो स्टूडेंट्स का होता है और उसे सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स, कैसे उनकी नाकामी की वजह बनता है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स कोई ऐसा एम्बिशन अपने बच्चों के लिए, कोई ऐसा मकसद ढूंढ लेते हैं, जो कोई ऐसा प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं जो वो स्टूडेंट फेवर नहीं कर रहे होते, उसकी फेवर कर रहे होते हैं पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो उनका अपना डिसाइड किया हुआ प्रोफेशन नहीं होता, इस वजह से वो एम्बिशन में नाकाम हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल प्रेशर जो है, ये जो इक़्तिसादी मसला है, ये स्टूडेंट की नाकामी की वजह कैसे बनता है। इसके आंसर में लिखना होगा कि हर चीज़ के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम को जारी रखने के लिए फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो वो आला तालीम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर हर्बर्ट ई हॉक्स, ये राइटर है, देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्राई नहीं करते कॉलेज लाइफ के अंदर। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये लेसन है और उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ट्राई नहीं करते। हु आर दे, ये किस किस्म के स्टूडेंट होते हैं, कैन बी हेल्प देम, ये इस किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। इसके हवाले से लेसन में रीज़न बताई गई है। लेसन में बताया गया है कि ये नर्वस हैबिट्स हैं, ये उनकी आदत होती हैं। हम ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ अवेयर कर सकते हैं कि आपके अंदर ये खामी है, इसको ओवरकम करें ताकि वो पढ़ सकें। बुनियादी तौर पे उस स्टूडेंट ने खुद कोशिश करनी होती है अपनी इन नर्वस हैबिट्स को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्लेस वुड अकॉर्ड टू द स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज। राइटर के मुताबिक कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन कॉलेज में कोई स्टूडेंट हैं और वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, अगर वो कॉलेज के अंदर हैं तो उनको कौन सा मकाम देना चाहिए। राइटर के मुताबिक ये है कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी अपने आप को साबित करना चाहता है तो वो कॉलेज से निकल के ग्राउंड में आए और स्टेडियम के अंदर अपनी क्वालिटीज़ को प्रूव करे। हाँ जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये ऐसे के बारे में है। ऐसे इसमें लिखा गया पिकनिक पार्टी। ऐसे के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे में कोशिश करें कोटेशंस ऐड करें
और ये पिकनिक पार्टी ऐसे आया हुआ है, पिकनिक पार्टी में आप लिखेंगे कि कैसे आप पिकनिक पे गए अपने फ्रेंड्स के साथ और क्या आपने डिसाइड किया, कौन सा मकाम डिसाइड किया पिकनिक मनाने के लिए, और वहाँ पे सफ़र के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें उठाई, साथ में सफ़र पे कैसे पहुँचे और वहाँ पे आपने टाइम कैसे स्पेंड किया और कैसे आपने वहाँ से वापसी ली। इसके हवाले से ऐसे लिखना है और इसमें कोटेशंस ऐड करें। और कोटेशंस के हवाले से यह है कि कोटेशन अगर आप किसी ऐसे में पुट करना चाहते हैं, कोशिश करें कि पेज के दरमियान में मार्कर से कोटेशन को आप पुट करें, राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे कोटेशन ना लिखी हुई हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ईडियम्स आपने यूज़ करने हैं सेंटेंसेस के अंदर। ईडियम्स इसमें 5 दिए गए हैं। ऑल एंड सन्ड्री है, एप्पल पाई ऑर्डर है, ब्लू हॉट एंड कोल्ड है, टू बरी द हाचेट, एंड लास्ट वन कॉल अ स्पेड स्पेड। ये आपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। ईडियम्स के हवाले से आपको बता दूं कि आपने जिस सेंटेंस में को यूज़ करना है उस सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस भी हो। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये कॉमन मिस्टेक पाई जाती है कि वो लिख रहे होते हैं कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑल एंड सन्ड्री, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल एंड सन्ड्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल एंड सन्ड्री। इस किस्म के सेंटेंसेस से अवॉइड करना चाहिए, तो ये गलत होते हैं। इनको आपने मीनिंगफुल सेंस में यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी इडियम को आप सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप उसे एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं या एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं या एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है, 15 नंबर का है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि जब आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हो फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ख़ासतौर पे सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं पैराग्राफ को, उसके एक एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू टू इंग्लिश। सेंटेंस की ट्रांसलेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर सेंटेंस किसी ना किसी टेंस से बिलोंग करता होगा। 12 टेंसेज हैं, जिस टेंस से वो बिलोंग करता है उर्दू का सेंटेंस, आपने उसी टेंस में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अगर उर्दू का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट में आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट का है तो पास्ट में, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।